और चलिए जानेंगे खबरें तफसील से। G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को तैनात किया गया है, जिसके साथ एसओजी की टीम भी लगाई गई है। वहीं डल लेक और उसके आसपास का जिम्मा मरीन कमांडोज संभालेंगे। श्रीनगर के कई इलाकों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। जगह जगह सुरक्षा बल चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। इन सभी सुरक्षा बलों को आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर तैनात किया गया है। तो 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, उसका ये नजारा देखने को मिल रहा है, जहां लाल चौक पर एनएसजी कमांडोज आज से तैनात रहेंगे। वहीं डल लेक पर मरीन कमांडोज की तैनाती कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। कई चौकियों को भी स्थापित किया गया है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और डल झील के आसपास मरीन कमांडोज की खास तौर पर तैनाती रहेगी। वहीं पुलवामा के कई इलाकों में नाकेबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान संयुक्त तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठकों का आयोजन श्रीनगर में होना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हर लिहाज से तैयारियां पुख्ता हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनएसजी, एसओजी के कमांडोज तैनात किए गए हैं। वहीं मरीन कमांडोज की तैनाती डल झील के इर्द गिर्द की गई है, जहां से वो नजर रखेंगे। तो वायु, जल और थल हर तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन्स का सहारा लिया जाएगा। तलाशी अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं। हर जंक्शन पर नाके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ चौकियों को भी स्थापित किया है। खासतौर पर लाल चौक पर एनएसजी कमांडोज की तैनाती की जाएगी। विदेशी महत्वपूर्ण मेहमान श्रीनगर आ रहे हैं और इतिहास में यह पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का गवाह बनेगा। G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं। एनएसजी और एसओजी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। मरीन कमांडोज मोर्चा संभाल रहे हैं। पुलवामा में भी अलग अलग चौकियां स्थापित की गई हैं। पूरे श्रीनगर को छावनी में एक तरीके से तब्दील कर दिया गया है। टूरिज्म ग्रुप का मीटिंग है। 22 को आ रहे हैं लोग और 22 से 24 तक रहेंगे, फिर 25 को चले जाएंगे। तो इससे यहाँ के आवाम का, टूरिज्म सेक्टर का विकास होगा, लोगों को फायदा होगा। तो ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं बल्कि आवाम का फंक्शन है, समिट है। और इसके लिए हम लोग पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एयर के लिए हम लोग एंटी ड्रोन इक्विपमेंट लगा रहे हैं, उसमें एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं, आर्मी का हेल्प ले रहे हैं। और वाटर बॉडी के लिए, डल के लिए हम लोग मार्कोस की टीम को लगाएंगे। अपना पुलिस का भी टीम रहेगा और पूरा 3 टायर सिक्योरिटी में पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसपी को डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग और पूरा इसको सफल, इंसिडेंट फ्री और स्मूथली कंडक्ट कराएंगे। हमने वैसे भी सुना था जो भी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे हो रही है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, साथ में लेक है और लेक में कुछ मरीन सिक्योरिटी वगैरह एक्टिविटी रहेगी। बिल्कुल, वाटर बॉडी के लिए, सिक्योरिटी के लिए या उसमें किसी भी कम्बेट ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए हमारे पुलिस भी सक्षम है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मार्कोस की टीम अवेलेबल है तो उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग। वैसे अगर देखेंगे अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ आपकी तरफ से कुछ खास पैगाम, क्योंकि कभी कोई कह रहा है शायद बंद रहेगा या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, ऐसी फ्रेंडली मीटिंग हो रही है। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये कुछ लोग रिवर फैला रहे हैं, ऐसे रिवर मैंगोर को हम लोग आइडेंटिफाई करके एक्शन लेंगे। ये आवाम का फंक्शन है, समिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा। हम लोग कोई भी किसी को रोकेंगे नहीं। हर एक पुलिस वाले के, सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्रीफिंग किया गया कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोग खूब जैसे आम जिंदगी चलता है, चलते रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त की जा रही है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। उनके निशाने पर G20 की बैठक है। इसके मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। डीपीएपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत सभी विपक्षी दलों के पार्षदों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया और सभी सोसाइटियों और ट्रस्ट को संपत्ति कर के दायरे से छूट देने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सामान्य सदन में उचित चर्चा के बाद ही संपत्ति कर लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब तक कोई आम सभा की बैठक नहीं हुई है। मांग पूरी नहीं होने पर पार्षदों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खसूसन तौर पे जितनी भी हमारी नगर निगम के अधीन जो आती हैं वार्ड्स आते हैं उनमें थोपा जा रहा है। ये थोपा जा रहा है इसलिए वर्ड कह रहा हूँ कि जब हाउस में इसे पास किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ बैठे थे, सीनियर लीडर्स भी यहाँ बैठे थे। उनकी अध्यक्षता में जब यहाँ मीटिंगें हुई तो यहाँ बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। कैसे गवर्नर साहब ने जम्मू नगर निगम की पावर्स को बाईपास किया और प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ एसओ जारी किया और 1 अप्रैल को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, इसका खाका अंदर तैयार हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो ग्रेवयार्ड है, जो हमारे क्रमिशन ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हमारा मुद्दा है कि जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो लोगों की सेवा करने के लिए बनी हैं, जितनी हमारी सभाएं हैं, चाहे वो खत्री सभा है, ब्राह्मण सभा है, महाजन सभा है, राजपूत सभा है, जैन सभा है, विश्वकर्मा सभा है, रविदास सभा है, और जो हमारी गौशाला है, जो हमारे जितने भी हमारे बाल आश्रम है, हमारा वृद्धाश्रम है, जब आप इनके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, ये हमारी ट्रस्ट जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो हमारी ये एनजीओज हैं, आप इनके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे तो अगर इनकम टैक्स नहीं है इनके ऊपर तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है इसके ऊपर हमने एक आज मीटिंग भी रखी है जिसमें सभी बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और सभाओं के प्रेसिडेंट और उसमें गौशाला के प्रेसिडेंट जो हैं, आज हमने उनको 1 बजे यहाँ आपकी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको हमने यहाँ मीटिंग भी रखी है। भद्रवाह से बड़ी खबर है, जहां चिराला रेंज में जंगल की अवैध कटाई बदस्तूर जारी है। इस बात का पता पुलिस की कार्रवाई के बाद चला है। पुलिस को यहां दर्जनों हरे पेड़ कटे हुए मिले, साथ ही पुलिस ने 70 टिम्बर भी जब्त किए हैं। इस मामले में ठाठरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस वक्त हम ब्लॉक चिराला के सुंदर गोठ इलाके कंपार्टमेंट नंबर 3-4 में मौजूद है, जहां पे ग्रीन गोल्ड यानी सब्ज पेड़ों की जो है वो कटाई खुले आम जारी है बिना किसी रोक टोक के। आप इस वक्त देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है वो कंपार्टमेंट नंबर 3-4 की हैं। देर पहले एक पेड़ काटा गया है और उसके 3 ब्लॉक जो है निकाले गए और इन ब्लॉक्स की जो हाइट है इस वक्त ये करीब 15 फुट के करीब है। और हमें हमारा रात में आप यहां पहुंचने का सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि इसको बहुत जल्द ये जो यहाँ पे वुड ब्लॉक्स है इनको बहुत जल्द जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। भेला, ठाठरी और पंछाई के इलाकों में जो है उसको भेजा जाएगा सेल्स के लिए। और ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे उरूज पे है। और जो लोकल्स की हमारे साथ बात हुई, जो लोकल्स ने हमें इंफॉर्मेशन इस बारे में दी, उनका यही कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इनके साथ बिल्कुल मिला हुआ है, इनके हाथ मिलाए हुए हैं। फॉरेस्ट डिवीजन के ऑफिसरों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा काम इतने बड़े पैमाने पे ये स्मगलिंग करना आसान नहीं था। न्यूज़ 18 JKLS के लिए भद्रवाह की ब्लॉक चिराला से मैं साहिर हुसैन। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छात्र छात्राएं परेशान हैं और अब परीक्षा केंद्रों को लेकर उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। दरअसल कई छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र कश्मीर से बाहर दिख रहा है और इन छात्र छात्राओं की मांग है कि परीक्षा केंद्र कश्मीर में ही हो। इसे लेकर इन छात्र छात्राओं ने बुधवार से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पटन, लचीपोरा उरी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और हिंसपोरा पटन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शादपोंस है। इन सभी को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में रखा गया है। आपको बता दें, तीनों आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में संलिप्त थे। मुंबई के 26/11 के हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा।
अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। इन आरोपों के जरिए मांग थी और इसे भारत भेजा जाएगा। पहली बार एक अमेरिकन कोर्ट ने इंडियन अभियुक्त तहव्वुर हुसैन राणा उसको भारत में एक्स्ट्रैडिट करने की जो ऑर्डर की है, मैं इसे भारत सरकार की कूटनीति की बहुत जीत मानता हूं। जीत इसलिए मानता हूं कि तहव्वुर हुसैन राणा ये अमेरिकन सिटीजन है। पहले ये पाकिस्तान में रहता था, पाकिस्तान में डॉक्टरी पेशा करता था, आर्मी में भी पाकिस्तान डॉक्टर के पास उससे मरीज को इलाज करता था। और तहव्वुर हुसैन राणा के बारे में जो भी हमने कोर्ट में भारत सरकार ने सबूत के, उसका पूरा आधार जो डेविड हेडली, जिसके बंबई के आतंकवादी में 26/11 के आतंकवादी है, उसमें जिसके खिलाफ हम ट्रायल चला रहे हैं, और उसमें मुंबई कोर्ट में डेविड हेडली की गवाही मैंने माफी का गवाह करके ली। डेविड हेडली ने हमें कुछ ऐसा अपने सबूत एविडेंस में ऐसा सेंसिटिव रिविलेशन दिया है कि जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी एक साजिश करता है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड हेडली की दोस्ती ये पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड आ गई है। डेविड हेडली ने अपने गवाही में बंबई कोर्ट में ये बता दिया है कि 26/11 जो बंबई में हमला हुआ उसके पहले वो कैसे आया था। तहव्वुर हुसैन राणा ने अपना इमिग्रेशन का ऑफिस का नाम बंबई में किस प्रकार का स्थापित करने के लिए कहा था, और तहव्वुर हुसैन की राणा के कंपनी में डेविड हेडली काम करता था। और डेविड हेडली ने फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें कोर्ट में पेश किए जिसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि डेविड हेडली का कनेक्शन 26/11 का आतंकवादी का हमला ये पूरी तरह से पाकिस्तान का लश्करी तोयबा, पाकिस्तान के कुछ आर्मी ऑफिसर और लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स में जो ईमेल करस्पॉन्डेंस हुआ वो भी डेविड हेडली ने कोर्ट में पेश किया। इससे ये बात साफ हो चुकी है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी एक 26/11 में एक साजिश करता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अमेरिकन कोर्ट ने भारत के पूरे जो सबूत दिए गए थे उस पर विश्वास रखा और उसको एक्स्ट्रैडिशन के ऑर्डर पास कर दिए। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला के दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। ये कार्यक्रम हमीरपुर छात्र कल्याण संघ की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे। सुखू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुखू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। राजधानी में महिला पहलवानों के समर्थन में वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। साथ ही C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति DYFI ने भी प्रदर्शन किया। दूसरी ओर SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने संयुक्त रूप से DC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद ब्रिज भूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान जनवादी महिला समिति की नेत्री फाल्मा चौहान ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और देश भर में कई संगठन महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई अमल में लाए। कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है ब्रजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद कनॉट प्लेस में FIR लॉन्च की गई और FIR लॉन्च करने के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया
और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, उनके समर्थन में जो लोग गए उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आगे बढ़ेंगे। कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करवाने के निर्देश दिए। वहीं ई टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का ख्याल रखने की भी बात कही। खबर जसूर से, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस का विजय रथ बीजेपी की नफरत की दुकानें बंद करवाकर कर्नाटक में मोहब्बत का बड़ा शोरूम खोलने में कामयाब हुआ। 2 राज्यों में कांग्रेस की जोरदार सत्ता वापसी कर जनता ने राष्ट्र में यह संदेश दिया है कि भारत के लोग नफरत में जीना पसंद नहीं करते। से चला जो विजय रथ, जिसने कर्नाटक में जाकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, ये जाहिर कर दिया है हिंदुस्तान की जनता ने कि बीजेपी द्वारा जितने भी छोटी छोटी दुकानें जो नफरत की खोली गई थी, उन नफरत की दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है। और नफरत की दुकानों को बंद करने के बाद जो कर्नाटक में बहुत बड़ा शोरूम खुला है मोहब्बत का, ऐसा एक पैगाम लेकर हिमाचल प्रदेश का जो रथ था विजय रथ, वो गया। और अब कर्नाटक से अन्य राज्यों में जो 4 राज्य हैं वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में, उसके लिए भी जो आम जनता जो है वहाँ की, वो ललायत है कि चुनाव आए और हम मोहब्बत की जो दुकानें हैं उनको फिर से खोलें और सौहार्दपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। सोलन में अब फल, सब्जियां और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। वहीं दुकानदारों ने प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग अब तय करेगा। इससे आने वाले दिनों में मुनाफाखोरी और जमाखोरी खत्म हो सकती है। सुक्खू सरकार की ओर से वस्तु मूल्यांकन और प्रदर्शन आदेश 1977 जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश को बहाल करने के बाद विभाग हरकत में आया है। जो मार्केट में मूल्य वृद्धि हो रही थी उसको देखते हुए और जो मुनाफाखोरी की जा रही थी उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये तीनों आदेश जो हैं इनको बहाल कर दिया है। और इसमें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी आदेश 1977 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ वस्तुओं के दाम निर्धारित किए जाते हैं और कुछ वस्तुओं का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो फिक्स किया जाता है। उसके अनुसार ही विक्रेता जो है अपना लाभांश ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश है, इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, उनकी मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में परिधि गृह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शेषराम आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। साथ ही कहा कि सरकार और संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगी है, जिसमें सबसे पहले लोकसभा के उपचुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र और फिर 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जीते। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव जीते और अब शिमला नगर निगम के चुनावों में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आज तक के इतिहास में 34 में से 24 सीटें किसी ने नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस ने जीतकर इतिहास रचा है। इलेक्शंस हुए विधानसभा के इलेक्शंस, इसका जो फर्क है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला। और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे, 4 को इनका रिजल्ट हुआ। 10 तारीख को जो है कर्नाटका के पोलिंग हुई, इसका डेफिनेटली इसको फ़ायदा मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्कर है वो उसका आज मॉरल बूस्ट बहुत है और हमें पूरी होप है बिल्कुल 24 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों से अच्छी मेजॉरिटी से आएगी। चंबा में चुराव विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले कार्यालय में स्टाफ की कमी के चलते कार्य करने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें, उक्त कार्यालय सहित कई पंचायतों में पिछले कई सालों से कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते विकासात्मक कार्य करवाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि उक्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा में स्टाफ की भारी कमी होने से स्टाफ जो शेष है उन्हें ही अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है।
खंड चुराह में हमारी 21 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। उनमें 3 वरिष्ठ सहायक, 1 पंचायत निरीक्षक, 1 मुख्य सेविका, 1 महिला ग्राम सेविका, 3 सेवादार, 1 स्वीपर कम चौकीदार और 10 पंचायत सचिव, इनके पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो अभी नहीं हैं। और स्टाफ के अभाव में जाहिर सी बात है कि कार्य करना जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चुनौती को हम बखूबी निभा भी रहे हैं और यदि ये जो पद है ये भरे जाते हैं तो संभवतः हमें इसमें और मदद मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अगर ये पद भरे जाते हैं तो और भी इससे बेहतर हो सकता है। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी की ओर से संयुक्त रूप से किए जा रहे स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 160 लड़के और लड़कियां अलग अलग भार वर्ग में अपना जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लड़कों का चयन 12 से 18 जून 2023 को सिक्किम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए होगा और लड़कियों का चयन 26 जून से 2 जुलाई को भोपाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए होना है। अभी हाल ही में पिछले बार जब नेशनल हुए थे तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो मैं चाहती हूँ कि और आगे भी मेडल आए और अपने किन्नौर का नाम, हिमाचल का नाम रोशन कर सकें। मैं यहाँ पे यूथ के लिए पार्टिसिपेट करने आई हूँ जो चैम्पियनशिप चल रही है हमारी, और मैं 7 नेशनल और 1 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मेरा नेशनल में मेरे 5 सिल्वर और 1 गोल्ड और 1 में पार्टिसिपेट था और इंटरनेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और मैं ओलंपिक के लिए गोल्ड लाना चाहती हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट। नूरपुर में पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं इस अभियान के तहत ज्वाली के चलवाड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारकर नशा कारोबारी सुरेंद्र पाल पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सुरेंद्र पाल से 59.34 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता पाई गई है। सोलन की सब्जी मंडी में किसानों को अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पूरे देश में 70% से भी ज्यादा लोगों का जीवन सिर्फ खेती पर निर्भर करता है। उपज के अच्छे दाम मिलने पर किसान काफी खुश हैं। एक ओर जहां लहसुन के रेट में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के बम्पर स्टॉक के कारण सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।